चलिए तो फिर, अच्छा कल तक क्वेश्चन बनाना सभी के समझ आ गया था क्या? कल मैं आपको कोई सा भी सेंटेंस हिंदी में दे रहा था, ठीक है ना, आप उसकी अंग्रेजी बना रहे थे, फिर अंग्रेजी के सेंटेंस से आप क्वेश्चन बनाना सीख रहे थे। पेपर वाला आपको हिंदी में नहीं देगा। पेपर वाला कैसे देगा? अंग्रेजी में देगा। राम सीज ए स्नेक इन द रूम, या पेपर वाला दे देगा राम हैज सीन ए स्नेक इन द रूम। आपको ये जो सेंटेंस दिया जाएगा, इस सेंटेंस का क्वेश्चन बनाना है। क्या करना है? ये मान के चलना है कि हमें आंसर दे रखा है। क्या दे रखा है? और उसका क्वेश्चन बनाना है। इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन फ्रेमिंग। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन फ्रेमिंग या क्वेश्चन टैग। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन फ्रेमिंग नाम से हमारे सिलेबस में टॉपिक जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन टैग या क्वेश्चन फ्रेम। और ये टॉपिक कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। इसमें हमें आंसर दिया जाता है और क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक आपने जितनी भी क्लासों में अंग्रेजी में पढ़ाई करी है, हर बार आपको क्या दिया जाता है? क्वेश्चन और आंसर पूछा जाता है। लेकिन इस बार आपके साथ 2 नंबर का उल्टा काम होने वाला है। 2 नंबर का टॉपिक जो होगा, उसमें आपको आंसर दिया होगा और उस आंसर के लिए प्रश्न बनाना है। क्या करना है? प्रश्न बनाना है। आपको आंसर दे रखा होगा और उस आंसर का प्रश्न बनाना है। तो हमने सीखा है, जब भी किसी भी आंसर को हमें क्वेश्चन वाला बनाना है, क्वेश्चन मार्क वाला बनाना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है सब्जेक्ट के तुरंत पास वाली, उस हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहाँ डाल देते हैं? सब्जेक्ट के आगे। सब्जेक्ट हो जाता है पीछे, हेल्पिंग वर्ब आगे डाल दी, सीन ए स्नेक इन द रूम। और लास्ट में कौन सा चिन्ह आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन बनाना हमको आ गया। अगर हमें वहाँ बोर्ड में उस सेंटेंस का हिंदी अर्थ करना भी नहीं आएगा, तब भी हम आसानी से 2 में से 2 नंबर ला सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, इतनी सी बातें ध्यान रखनी है। 2-3 बातें। हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहाँ लाना है? आगे। लेकिन हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी तो एच कैसा हो जाएगा? बड़ा। और लास्ट में कौन सा चिन्ह लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो। अच्छा, कल हमने शायद कुछ क्वेश्चन बिना हेल्पिंग वर्ब वाले भी बनाना सीखे थे। सीखे थे क्या? अच्छा, होमवर्क में कुछ काम मिला था क्या? नहीं मिला था। चलिए, तो जो आज ही आए हैं उनको वापस बता दें, आपको क्या करना है? क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे लाना है। किसको उठा के आगे लाना है? हेल्पिंग वर्ब को। इसका आपको क्वेश्चन मार्क वाला बनाना है। बना दोगे क्या? किसको उठा के आगे कर दोगे? हेल्पिंग वर्ब को। पीछे कौन सा चिन्ह लगा दोगे? क्वेश्चन मार्क। इस आंसर का क्वेश्चन बना सकते हो क्या? किसको उठा के आगे डाल दोगे? हेल्पिंग वर्ब को। चलिए, तो करिए कोशिश।
उठा के हेल्पिंग वर्ब भी आगे करनी है। आपको लास्ट वाले तीनों क्वेश्चनों में हेल्पिंग वर्ब भी नहीं मिल रही है, तो कल वाले को तो सिखा दिया था करना, है ना, जो कल भी आए थे। और जो आज ही आए हैं तो 3 क्वेश्चन करने का प्रयास ना करें, सिखाएंगे आपको। अच्छा, बाकी के आप सारे कर सकते हो जो आज ही आए हैं। उठा के हेल्पिंग वर्ब आगे करनी है और कौन सा चिन्ह लगाना है, क्वेश्चन मार्क वाला। लेकिन इन तीनों में आपसे हो सकता है आंसर नहीं आएगा। सही है। इधर वाले ने किए, मतलब कल नहीं आया था। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब आगे आती है तो सेंटेंस बड़ी ABCD से लिखा जाएगा फिर, है ना। सेंटेंस बड़ी ABCD से लिखा जाता है।
लास्ट वाले में क्वेश्चन मार्क लगाना भूल। चलिए, तो ये 6 तो लगभग सभी के सही होने चाहिए, क्योंकि 6 तो बहुत इजी वाले हैं। बस 3 ही ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही है, तो वो भी कल वालों के सही होना चाहिए। कल सिखाया था ना, हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है तो फिर कौन से लेके आते हैं, डू, डज या डिड। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। हैज को आगे लाओगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। और कौन सा चिन्ह लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। इज को आगे लाओगे और कौन सा चिन्ह लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इसमें किसको आगे लाओगे, वाच को आगे लाओगे कौन सा चिन्ह लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इसमें किसके आगे लाओगे, आर दे रीडिंग इंग्लिश स्टोरी, और कौन सा चिन्ह लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इसमें किसको आगे लाओगे, वर दे स्विमिंग इन द रिवर, और कौन सा मार्क, क्वेश्चन मार्क। इसमें किसको आगे लाओगे, हेड फादर बोट ए न्यू कार, और कौन सा चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। बस इन तीनों में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही है। जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो अगर तीसरी क्रिया आती है तो तीसरी के साथ एज वाली हेल्पिंग वर्ब आती है, तो उसमें तो मिलती है। चौथी के साथ, चौथी की हेल्प कौन करती है, बी वाली, तो चौथी में भी बी वाली हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्बें आपको पहली, पांचवी और दूसरी वाली में नहीं मिलेगी। कौन कौन सी में नहीं मिलेगी, यानी आपके सेंटेंस में अगर पहली क्रिया आ रही होगी ना, फर्स्ट फॉर्म, उसमें भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी। सेकंड फॉर्म आ रही होगी तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, और पांचवी फॉर्म आ रही होगी तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी। बताइए राइट के कौन सी फॉर्म है, पांचवी। पांचवी फॉर्म में पीछे क्या आता है, एस, एस वाली पांचवी होती है। बताइए रोट राइट की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड। राइट राइट की कौन सी होती है, फर्स्ट। तो ये फर्स्ट है, फर्स्ट वाली में भी हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है। ये सेकंड है और सेकंड वाली में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है। और ये पांचवी है, पांचवी में भी हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है। तो ये जैसी है बेसी की बेसी आप डू की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखोगे। तो बताइए डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू। डू की सेकंड फॉर्म डिड, और डू की थर्ड फॉर्म डज। अगर आपके सेंटेंस में पांचवी फॉर्म आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज लिख दो। क्या लिख दो, अगर आपके सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड लिख दो। अगर आपके सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू लिख दो। और आपके जो ये पांचवी, ये दूसरी और ये पहली आ रही थी ना, इसको मूल फॉर्म बना दो। मूल फॉर्म बनाने का मतलब राइट्स किसकी फॉर्म होती है, राइट की। रोट किसकी फॉर्म होती है, राइट की। और ये वाली राइट भी किसकी फॉर्म है, राइट की। यानी राइट की फॉर्म है ये, तो राइट मूल में बदल जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर फर्स्ट फॉर्म दिख रही है तो डू लिख दो, और फर्स्ट फॉर्म को किस में बदल के लिख दो,
मूल में। अगर सेकंड दिख रहे हैं तो सेकंड के लिए डिड जोड़ लो और सेकंड फॉर्म को किस में बदल दो, मूल में। अगर डज मिल रहा है तो डज को तो आप 5 भी फॉर्म मिल रहे हैं तो वहाँ डज लिखेंगे और डज को किस में बना दें, जो उसमें फॉर्म आ रही होगी उसकी कौन सी लिख देंगे, मूल। कम समझ आया होगा, वापस समझेंगे। बताइए कौन सी फॉर्म है ये, पांचवी। पांचवी वाले में डू डज में से क्या लिखेंगे, अरे पांचवी में भी एस आता है, डज में भी एस आता है, ठीक है ना। तो एस वाली में एस वाला डज, ठीक है ना। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, डज। बात समझ आए क्या, ठीक है। और सब्जेक्ट अपनी जगह पे वैसे आ जाएगा राहुल। लेकिन अब आप इसको पांचवी नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि पांचवी कौन सा टेंस बता रही थी, प्रेजेंट टेंस। अच्छा डज भी कौन सा टेंस बता रही है, प्रेजेंट टेंस। ये भी पांचवी है ना, डू की ये भी पांचवी है और ये भी पांचवी है। तो फिर आप टेंस इसी से बताओगे और उसको मूल कर दोगे। तो बताओ ये किसकी फॉर्म होती है, राइट्स, राइट की फॉर्म होती है, ए लेटर। मूल फॉर्म बना दो, लास्ट में कौन सा चिन्ह आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अच्छा इसमें समझते हैं कौन सी फॉर्म है ये, सेकंड। सेकंड वाली में आपको क्या लाना है, डिड, और उसको वापस मूल बना के लिखना है। तो ये डिड मोहित। अच्छा रोट सेकंड है लेकिन आपको तो मूल बना के लिखना है, तो बताओ रोट, रोट किसकी फॉर्म होती है, राइट की, ए स्टोरी। और लास्ट में कौन सा चिन्ह, बस दो ही बातें ध्यान रखनी है, कितनी रखनी है, एक तो डू डज डिड में से लिखना है और उस वाली को मूल में बदल के लिखना है, यानी जिसकी फॉर्म में होती है ना वो। अच्छा इसमें ये कौन सी है, फर्स्ट है ये। अगर पांचवी होती तो एस आता और सेकंड तो क्या होती है, रोट, तो मतलब ये तो फर्स्ट है। फर्स्ट है तो फर्स्ट वाली में क्या लिखेंगे, डू। ये दे का दे, और ये फर्स्ट है और फर्स्ट की मूल बनाएंगे तो मूल भी ऐसी होती है, फर्स्ट और मूल एक जैसी होती है ना, ठीक है। ए पैराग्राफ, और लास्ट में कौन सा चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। तो इस बार आप बिना हेल्पिंग वर्ब वालों से भी क्वेश्चन बना सकते हो क्या, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब तो जरूरी है, आगे लिखना ही पड़ता है, लेकिन उनमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास नहीं थी। तो फिर जब हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी तो कौन सी लिखेंगे, डू डज या डिड में से लिखेंगे। अब वो कौन सी कब लिखना है वो क्रिया के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसमें सेकंड फॉर्म आ रही है तो डिड लिख दो, पांचवी आ रही है तो डज लिख दो, पहली आ रही है तो डू लिख दो। और वो पहली दूसरी पांचवी जो आ रही थी उसको कौन सी बना के लिखोगे, मूल बना के। आंसर दे रहा हूं, क्वेश्चन बनाना है।
चलिए बनाइए। तो 3 में हेल्पिंग वर्ब वापस नहीं दिए और बाकी सभी में है हेल्पिंग वर्ब। तो इस बार बिना हेल्पिंग वर्ब वाले भी करना है और हेल्पिंग वर्ब वाले भी करना है सारे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो डू डज डिड में से लिखना है। अब वो कौन से लिखना है तो उसमें देख लो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है।
कर लिए, करें आंसर चेक। अच्छा, तो इस शुरू के 9 में भी आंसर चेक करें क्या? 9 तो शुरू को सभी को आने चाहिए। आंसर में क्या हो जाएगा, इज कहाँ आ जाएगा, आगे, ठीक है ना। जैसे इज आगे आएगा तो ए बड़ा हो जाएगा, टी छोटा हो जाएगा, और कौन सा चिन्ह लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें क्या होगा, वाज आगे आ जाएगा, डब्ल्यू कैसा आएगा, बड़ा, और टीचर का टी छोटा हो जाएगा। इसमें अच्छा कौन सा चिन्ह आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इसमें अगर क्वेश्चन मार्क लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, ए बड़ा आ जाएगा और टी छोटा हो जाएगा। इसमें अगर क्वेश्चन मार्क लगाना है तो कौन आगे आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, वर्ब टीचर। अगर इसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, हैज टीचर। इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, इसमें अगर क्वेश्चन मार्क लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। इसमें अगर क्वेश्चन मार्क लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। सेम एक इसी तरह का ये है, अगर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। बताइए ये सभी के सही है क्या? लगभग सभी के सही होना चाहिए। चलिए इसमें देखते हैं, अगर क्वेश्चन मार्क लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आना चाहिए, लेकिन सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर देखेंगे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है। जिस तरह की मेन वर्ब की फॉर्म आ रही होगी उसी तरह की डू की फॉर्म लेके आएंगे। तो बताइए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, पहली, तो डू की भी पहली लाएंगे। डू की पहली कौन होती है, डू, तो पहली थी इस वजह से डू की पहली लाए, और डू की पहली क्या होती है, डू। टीचर्स की जगह पे टीचर्स, और इस टीच को ये पहली थी मूल में बदल के लिखेंगे। मूल भी टीच ही होती है, टीच से बनती है ना सारी, तो जिससे सारी बनती है, ये मूल हमने टीच में बदल दिया और इंग्लिश की जगह पे इंग्लिश आ गया। बताइए किस किस के सही हैं, सही है, नहीं आया तो डू क्यों लिखा, क्योंकि ये पहली फॉर्म थी। कौन सी थी ये, पहली। पहली होगा तो डू लिखेंगे और उसको मूल बना देंगे, ठीक है ना। अब इसमें ये पांचवी है, पांचवी फॉर्म को कैसे पहचानते हैं, क्रिया में क्या आता है पांचवी में, एस या एस। जिस भी क्रिया के पीछे एस या एस आता है वो पांचवी होती है। कौन सी होती है, पांचवी। तो पांचवी में आपको लिखना है डज, डज में भी एस या एस आ रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे, डज टीचर। अब आपने डज लिख दी ना, इधर डू लिखी थी तब भी मूल में बदलना पड़ा था, और डज लिखा है तब भी मूल में बदलेंगे। तो टीचेज की मूल फॉर्म बताओ, टीचेज किसकी फॉर्म होती है, टीच की, तो टीच लिख देंगे। और कौन सा चिन्ह आ जाएगा, क्वेश्चन। अच्छा, टीच की सेकंड फॉर्म होती है, कौन सी होती है, सेकंड फॉर्म में हमें लिखना है डिड। क्या लिखना है, डिड। टीचर की जगह पे टीचर, और यहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म दे रखी है, आपने सेकंड फॉर्म तो डिड की लिख दी है, तो इसको वापस मूल में बदलेंगे। मूल क्या हो जाएगी, टीच, और लास्ट में कौन सा चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। समझ आया। तो डू कब लगाना है, डिड कब लगाना है, और डज कब लगाना है, समझ आ गया ना। अगर वो पहली फॉर्म हो तो डू लगाओगे, अगर वो पांचवी है तो डज लगाओगे, और अगर वो सेकंड है तो डिड लगाओगे, और पांचवी पहली सेकंड जो थी उसको मूल बना के लिख देंगे। मूल मतलब जिसकी वो फॉर्म है। बताओ टीच किसकी फॉर्म होती है, टीच की। टीचेज भी किसकी होती है, टीच की। थॉट भी किसकी होती है, टीच की। अब इनको मूल क्यों बदला, क्योंकि हमने आगे हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, तो टेंस ये बता रही है।
टेंस का काम ये कर रहे हैं, इसलिए उसको मूल में बदल दिया वापस। चलिए, तो अब बिना हेल्पिंग वर्ब वाले ही दे रहा हूँ मैं, देखे इस बार कौन कौन सही करता है। अच्छा, फॉर्में याद नहीं हो तो लिख देता हूँ। ये पांचवी है, ये पहली है, ये सेकंड है, ये पांचवी है, ये सेकंड है और ये पहली है। और आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही है तो डू डिड लाना है। क्या लिख दिया है? उस पे ध्यान गया तुम्हारा और काहे पे नहीं जा रहा है। मतलब थोड़ा सा कुछ कर दें तो उस पर तो ध्यान चला जाता है। और ये बोलते ना बार बार चिल्ला चिल्ला के कि पीछे प्रश्न चिन्ह लगाना ना भूले, प्रश्न चिन्ह लगाना ना भूले, तब भी भूल जाते हो। उस पर तो ध्यान जाता ही नहीं है तुम्हारा, और नंबर पे ध्यान जा रहा है। या फिर ये बोलते हैं कि आगे बड़ी ABCD से लिखना है।
कर लिए, चलो चेक करते हैं। चेक क्या करना है इस बार, तो सभी के सही होना चाहिए। बताओ कौन सी फॉर्म है 5 भी, तो डू लाए, डिड लाए या डज? डज लेके आएंगे, ठीक है, डज। ये मदर, अच्छा गोज ही लिख दें क्या? क्योंकि टेंस तो अब ये बताएगा, तो फिर इसको टेंस नहीं बताना है तो मूल फॉर्म करनी है। बताओ गोज किसकी फॉर्म होती है? गो की। और कौन सा चिन्ह आएगा पीछे? क्वेश्चन मार्क। चलिए ठीक है। अच्छा ये गो कौन सी फॉर्म है? गो तो फर्स्ट फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म वाली में क्या लाए, डू, डिड या डज? डू। ये फर्स्ट फॉर्म है, इसको मूल बनाएंगे। तो गो की गो भी मूल होती है और फर्स्ट भी मूल गो ही होती है, तो गो की फर्स्ट फॉर्म और मूल एक जैसी होती है। सभी क्रियाओं की फर्स्ट फॉर्म और मूल एक जैसी होती है। चलिए ठीक है। अच्छा बैंड कौन सी फॉर्म है? सेकंड, तो सेकंड वाली में क्या लाएं? डिड लाएं। बताइए बैंड किसकी फॉर्म है? गो की है, तो मूल फॉर्म गो होगी इसकी, ठीक है ना। तो सेकंड में तो हमने डिड लिख दिया, तो मूल क्या लिखेंगे? गो। और कौन सा चिन्ह आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। अच्छा सिंग्स, पीछे एस मिल रहा है, एस वाली कौन सी होती है? 5वीं, तो 5वीं में क्या लेके आए? डज। राधा। 5वीं लिख दें क्या वापस? मूल लिखना है। मूल क्या होती है? ए पोइम। और कौन सा चिन्ह? क्वेश्चन मार्क। ये कौन सी है? सेंग, सेकंड फॉर्म है गाने की, ठीक है ना। सिंग की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड वाली में क्या लिखेंगे? डिड। सेकंड ही लिख दें क्या नीचे? मूल। तो बताओ सेंग किसकी फॉर्म होती है? सिंग की। ए पोइम और क्वेश्चन मार्क। सिंग, बताइए ये सेकंड है क्या? सेकंड तो सेंग होती है। 5वीं होती तो ऐसा आता, तो कौन सी है ये? पहली है। पहली वाली में क्या लिखोगे? डू। गर्ल्स। अब ये पहली थी और पहली को मूल में बदलेंगे, तो मूल भी सिंग ही होती है। ए स्वीट सॉन्ग इन द फंक्शन। और लास्ट में कौन सा चिन्ह आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो अब आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी तब भी हेल्पिंग वर्ब लगाना सीख गए क्या? अगर हेल्पिंग वर्ब मिल रहे हैं तो उसी को आगे कर दो, और नहीं मिल रहे तो डू, डज, डिड में से लिखना है। अगर सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आ रही है तो डिड लिखो, 5वीं आ रही है तो डू लिखो, और पहली आ रही है तो 5वीं में डज और पहली में डू लिखो। तीसरी वाली में तीसरी हेल्प मांगने जाती है ना, किसके पास जाती है? एच वाली। बिना हेल्पिंग वर्ब के तीसरी कभी आएगी नहीं। किसके बिना नहीं आएगी तीसरी कभी? हेल्पिंग वर्ब के बिना। और चौथी किससे हेल्प मांगती है? बी वाली से। तो चौथी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है। तीसरी और चौथी तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेके ही आती है। हम क्या सीख रहे हैं? हमें आंसर दिया जाता है और उस आंसर के लिए प्रश्न पूछना सीख रहे हैं। क्या करना सीख रहे हैं? प्रश्न पूछना सीख रहे हैं। तो आपसे किसी ने, आपने आंसर बताया मेरा नाम सोहन है। आपने आंसर क्या बताया? मेरा नाम सोहन है। आपने अगर ये आंसर बताया तो बताइए पूछने वाले ने आपसे क्या प्रश्न पूछा होगा? आपका नाम, आपका नाम क्या है? इस आंसर के लिए आपने क्वेश्चन क्या बनाया? आपका नाम क्या है? पूछने वाले ने क्या पूछा होगा? आपका नाम क्या है? आपने आंसर बनाते टाइम बोला मेरा नाम, और उसने क्या पूछा? आपका, ठीक है ना। तो आपका की जगह आपने आंसर में क्या लिखा? मेरा।
अच्छा, आंसर में मेरा लिखा होगा तो क्वेश्चन पूछने वाले ने क्या पूछा? आपका। ठीक है ना। किसी ने आंसर क्वेश्चन पूछा, क्या तुम पढ़ रहे हो? किसी ने क्वेश्चन पूछा, क्या तुम पढ़ रहे हो? तो इसका आंसर क्या दोगे? पूरे सेंटेंस में आंसर बताना है। क्या दोगे? हाँ मैं पढ़ रहा हूं। तो आंसर आप क्या दोगे? हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, ये आपने आंसर दिया। और पेपर वाले ने क्या पूछा था? क्या तुम पढ़ रहे हो? तो क्या समझना है आपको? क्वेश्चन में और आंसर में। आंसर में हो गया मैं, क्वेश्चन में क्या था? तुम। क्वेश्चन में क्या था? तुम। आंसर में क्या हो गया? मैं। क्वेश्चन में क्या था? मेरा। आंसर में क्या था? या इस वाले क्वेश्चन में आपका था तो मेरा। आपका की जगह पे क्या हो गया? मेरा। तुम की जगह पे क्या हो गया? मैं। आंसर ये है, हाँ मोहन ने मुझे पैसे दिए थे। आंसर क्या है? हाँ मोहन ने मुझे पैसे दिए थे। तो बताइए क्वेश्चन क्या होगा? क्या मोहन ने आपको पैसे दिए थे? क्या मोहन ने तुझे पैसे दिए थे? तो क्वेश्चन क्या होगा? क्या मोहन ने आपको पैसे दिए थे? ये क्वेश्चन होगा। तो आपके क्या समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है कि क्वेश्चन से आंसर बनाते टाइम प्रोनाउन बदल रहा है। क्या बदल रहा है? प्रोनाउन बदल रहा है। यहाँ भी तुम की जगह पे क्या हो गया? अगर क्वेश्चन में मैं होता तो तुम हो जाता, तुम होता है तो मैं हो जाता है। यहाँ पे आपका था तो क्या हो गया? मेरा। यहाँ पे मुझे था तो क्या हो गया? आपको। यानी कि क्वेश्चन से आंसर बनाते टाइम और आंसर से क्वेश्चन बनाते टाइम प्रोनाउन बदल जाता है। क्या होता है? जो आपके लेटर टॉपिक में भी काम आएगा। अच्छा, लेटर किस किसने पढ़ रखे हैं? तो लेटर में मैं आपको बताता था ना कि योवर की जगह पे क्या लिखना है? माय लिखना है। बताता था हर बार। लेकिन मैंने उस टाइम पे आपको वो चीज़ नहीं सिखाई थी। मैंने बोला था कि इसको तो हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बोला था ना मैंने कि इसको तो हमारे क्वेश्चन टेक टॉपिक है, वहाँ पे हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई कहेगा ना मैं पढ़ रहा हूँ, तो सामने वाले ने क्या पूछा होगा? क्या तुम पढ़ रहे हो? तो आई की जगह पे हो जाता है आई यानी मैं की जगह पे हो जाता है तुम। क्या हो जाता है? अच्छा, कोई कहेगा हम पढ़ रहे हैं, तो सामने वाले ने क्या कहा होगा? क्या तुम पढ़ रहे हो? तो तुमने आंसर क्या दे दिया? हम पढ़ रहे हैं। तो आई और बी की जगह पे आपको लिखना है यू। क्या लिखना है? आई या बी आए, उसकी जगह पे क्या हो जाता है? यू। और अगर यू है तो यू की जगह पे आई या बी आप कर सकते हो। आई भी कर सकते हो और बी भी कर सकते हो। माई या अवर की जगह पे हो जाता है योवर। क्या हो जाता है? जब भी क्वेश्चन में माई आएगा या अवर आएगा तो उसकी जगह पे क्या लिखना है? योवर। अगर क्वेश्चन में योवर आ रहा है तो क्या लिखोगे? माई या अवर। ठीक है। अगर क्वेश्चन में मी या अस आ रहा है, क्या आ रहा है? मी या अस, तो उसको आप बदल दोगे यू में। किस में बदल दोगे? और यू आ रहा है तो उसको बदल दोगे मी में या अस में। अब यहाँ पे कुछ का डाउट होगा, गुरुजी यू आ रहा है तो आई बी में बदल रहा है, यू आ रहा है तो मी और अस में बदल रहा है। तो ये अभी सीखने वाले हैं हम। टाइम हो गया क्या? चलिए, टाइम हो गया तो कल हम जो है ना प्रोनाउन और बदलना सीखेंगे, तो ये टॉपिक लगभग फिनिश हो जाएगा। फिर बस ये प्रोनाउन बदलना ही कल हम सीखने वाले हैं।